हेलो फ्रेंड्स। आपको पता है कल रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट आया और रिजल्ट वाज ओके। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट के बारे में हमारी क्या राय है और यहाँ से एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। और ये रिलायंस इंडस्ट्री कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, ऑयल टू केमिकल्स, नो, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, अपने सेगमेंट्स है और हम लोग एक एक सेगमेंट को पूरा एवेल्यूएट करेंगे और समझेंगे एज ए इन्वेस्टर आपको इस स्टॉक में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। चले स्टार्ट करते रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता है कि इस साल भी अगर आप पिछले 5-6 महीने में भी काफी अच्छा बम्प अप आया, ऑलमोस्ट 20-25% का। लेकिन एज ए रिजल्ट अगर देखो तो रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना ग्रो हुआ है, वो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आगे डीमर्जर का क्या सीन है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। सो टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री, पहले हम लोग देख लेते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा रहा। अगर रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी माइलस्टोन अचीव हुए रिलायंस इंडस्ट्री के। वन ऑफ द मेन माइलस्टोन इज देखे उनका ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का पीबीटी क्रॉस हुआ, विच इज अ बिग वन, क्योंकि अगर आप देखो बहुत ही कम कंपनी होती है जिनका इस लेवल पे अगर आप देखें तो ग्रोथ होता है कि 1 लाख। इंडिया में कोई अदर कंपनी है नहीं जिनका 1 लाख पीबीटी क्रॉस हुआ है। अभी 1,75,000 करोड़ का क्रॉस हुआ है। अगेन मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट पहुंच गया है। So this is one of the first company in India who has crossed 1 लाख करोड़, which is quite a remarkable thing. अगर हम लोग जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो उनका भी रेवेन्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है और नेट प्रॉफिट 20 लाख, और डिजिटल सर्विस में भी वो 5G में काफी आगे बढ़े। इवन रिटेल की बात करें तो 3 लाख करोड़ का क्रॉस हुआ है। इवन 10,000 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट भी क्रॉस हुआ है। सो ओवरऑल काफी सारे माइलस्टोन 20 से 24 में अचीव हुए। अगर हम लोग कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें तो उनका रेवेन्यू सिर्फ ओवर द इयर्स 2.6% से ग्रो हुआ है। तो अगर आप बोलोगे भाई ये तो ग्रोथ ही नहीं है, एग्री। एज ए रेवेन्यू लेवल पे 2.6%, लेकिन नेट प्रॉफिट लेवल पे ऑलमोस्ट 7.3%, इबिटा लेवल पे 16.1% है। लेकिन उनका फाइनेंस कॉस्ट है अच्छा खासा, उसके वजह से क्या हो रहा है कि उनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में थोड़ी कम मार्जिन रहता है, इसके वजह से, क्योंकि उन्हें उनके पास अभी विल टॉक अबाउट द डेट ऑल्सो, अच्छा खासा डेट लेवल है, लेकिन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। ओके। और उसमें भी ऑयल टू कंपनी और जियो और सबका काफी शेयर है, तो हम लोग एक एक की बात करेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं रिलायंस रिटेल की। जो अगर 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 आप रिलायंस कंपनी की बात करें तो रिलायंस रिटेल उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट है। ओके। वो 17.8% से ग्रोथ हुआ पूरे साल में, और इबिटा 28% से, जो बहुत अच्छा मार्जिन है। ओके। नंबर ऑफ स्टोर्स भी 4% में, लेकिन 18,836 स्टोर्स ऑलरेडी है उनके, विच इज क्वाइट अ रिमार्केबल थिंग। अगर हम लोग डिजिटल सर्विस की बात करें, जो जियो प्लेटफॉर्म की जो 5G रोल आउट की बात करें, तो वो 11% से ग्रो हुआ है, कम ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू रिटेल। इबिटा 12% से ग्रो हुआ है, और आरपू ऑलमोस्ट 181.7 है, जो एक तरह से एक लेवल पे है, थोड़ा यू कैन से के भारतीय एयरटेल से कम है, लेकिन आरपू भी एक अच्छा खासा, जो यहाँ से बढ़ोतरी हो सकती है। मे बी इलेक्शन के बाद एक रेट इंक्रीज आए, और अगर रेट इंक्रीज आता है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा जियो को। सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट यू कैन से 48 करोड़ में है। तो आप देखो 140 करोड़ जो अपनी पॉपुलेशन, उससे 48 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 48 करोड़ ने जियो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थ्रू एट थ्रू मोबाइल और थ्रू नेट और वॉट एवर इट इज। सो दैट्स अ क्वाइट अ रिमार्केबल थिंग। अगेन हम लोग O2C प्लेटफॉर्म की बात करें तो उनका रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, ओवरऑल 5% हुआ है। इबिटा ज्यादा नहीं, 0.5% से बढ़ा है। अगर लेकिन ऑयल एंड गैस की बात करें तो वहां एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिली, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस काफी बढ़े हैं, एंड ओवरऑल 48%, और इबिटा भी 48%, और केजी D6 प्रोडक्शन जो उनका मेन है ऑलमोस्ट 56.8% से। तो सबसे बड़ा ग्रोथ उनका ऑयल टू गैस में आया है लास्ट ईयर में। ओके। अगर हम लोग ओवरऑल इबिटा कंट्रीब्यूशन की बात करें कि किस किस सेगमेंट ने कितना इबिटा में है,
हम लोग क्यों EBITDA देखते, क्यों हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देते या आफ्टर टैक्स नहीं देते? क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेट है और वो डेट की वजह से उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हम लोग इंटरेस्ट के पहले कितना है EBITDA वो देख रहे हैं। तो अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑयल एंड गैस ने 6,600 करोड़ का EBITDA ऐड किया, रिटेल ने 5,100 करोड़, डिजिटल सर्विस जो जियो प्लेटफॉर्म में 6,400 और बाकी 6,300 करोड़ का यहाँ कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सभी ने कुछ ना कुछ अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस साल। और ऑयल टू गैस में भी आपको पता है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम लोग Q4 की बात करें, जो क्वार्टरली रिजल्ट था, तो उसमें ओवरऑल बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिकली 6.7% से ग्रोथ हुआ है। ओके, और EBITDA 5.7% से और नेट प्रॉफिट 8.2% से। सो बोलो दिस इज द ग्रोथ ऑफ एट अ Q4 लेवल। ऑफ कोर्स ईयर टू ईयर हमने ऑलरेडी बात कर ली। अगेन हम लोग एक एक सेगमेंट को पकड़ के देखेंगे कि भाई यहाँ ग्रोथ कैसा रहा है। सो सेगमेंट वाइज, अच्छा पहले Q4 का कंट्रीब्यूशन देख ले कंट्रीली टू Q4 23। ओके, तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखो तो उसमें भी काफी हद तक ऑयल एंड गैस ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, फिर जो डिजिटल सर्विस और रिटेल ने ओवरऑल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 5G नेटवर्क की। तो 5G नेटवर्क में अगर आप देखोगे 2.4% 2.4 पॉइंट टाइम्स इंक्रीज इन एनुअल डेटा ट्रैफिक रहा है पिछले 3 साल में। अगर आप देखो 2021 में वो 62 बिलियन गीगाबाइट्स थी, जो अभी बाई फाइनेंशियल 24 इट इज ऑलमोस्ट 148 gigabytes. So that is almost 2.4 times over the years last years. 5G रोल आउट काफी हद तक उन लोगों का हो चुका है और उसका आपको काफी अच्छा परिणाम मिलेगा इस स्टॉक में जैसे जैसे उनका रेवेन्यू शेयर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ एक बड़ा EBITDA होता है। और हम लोग वैल्यूएशन की भी बात करेंगे कि यहाँ से रिलायंस का वैल्यूएशन कैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर पर कैपिटा मंथली डेटा यूसेज अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट 28.7 GB पर कैपिटा मंथली डेटा यूजर कंपेयर टू 13.3 GB 3 साल, यानी डेटा कंजम्पशन भी काफी बड़ा है। अगेन उनका जो नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क है, वन ऑफ द बेस्ट इन अवेलेबिलिटी, स्पीड एंड लेटेंसी। मुझे भी पता है, मैं भी जियो नेटवर्क यूज करता हूँ, तो यस दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। सो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगेन रिलायंस जियो की हम लोग बात करें तो जैसी बात हुई थी कि अगर हम लोग Q3 से 470 मिलियन था और अभी 481, तो ऑलमोस्ट इन लोगों ने ना 11 मिलियन यानी 1 करोड़ जितने मेंबर्स उन लोगों ने और ऐड किए। आरपू 181.7 है, जो बढ़ने की शक्यता है ऑलमोस्ट। इलेक्शन के बाद अगर वो 10-15% से बढ़ाते तो डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होगा। अगेन पर कैपिटा यूसेज उनका काफी बड़ा है, जो हमारी ऑलरेडी बात हुई। तो ये डिजिटल सर्विस जो है और जो जियो नेटवर्क है, दैट विल बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ EBITDA इन फ्यूचर द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये हमेशा ऑलमोस्ट देखना रहेगा कि रिलायंस जियो यहाँ से कैसे परफॉर्म करता है। अगर हम लोग रिलायंस रिटेल की बात करें तो रेवेन्यू पहली बात 3 का रिलायंस रिटेल क्रॉस हुआ है। अगेन रेवेन्यू Q4 का 11% से, ठीक है। EBITDA क्रॉस 23,000 करोड़ रुपीज, प्रॉफिटेबल है। ओके, EBITDA मार्जिन इज ऑलमोस्ट 8.1%, दैट इज ऑल्सो गुड। अगेन उनका स्केल काफी बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 3 मिलियन रजिस्टर्ड बेस है कस्टमर का, 300 मिलियन। ओके, विच इज ऑलमोस्ट 30 करोड़। फुटफॉल 1 बिलियन से ज्यादा है, ट्रांजेक्शन 1.25 बिलियन, क्योंकि ऑलमोस्ट 1840 स्टोर्स है। अगेन सॉरी गाइस, इक्विटी फंड रेज ऑलमोस्ट 17,800 करोड़ का उन्होंने फाइनेंशियल 24 में किया है, और जो उसमें से 2,500 करोड़ रिलायंस ने इन्फ्यूज किया है। अगर हम लोग KG-D6 की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज प्रोडक्शन में होता है, जो 6.5 SCMD जो उनका था वो बढ़ के 27.1 चला गया है। और अगर इस बात की करें तो इनका काफी प्रोडक्शन बढ़ा क्योंकि डिमांड ही उतनी है। ओके, तो बेसिकली KG-D6 contributes almost 30% ऑफ इंडिया डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन। जिस तरह से गैस प्रोडक्शन की डिमांड है,
ये गैस की डिमांड है, उसके वजह से नो दे आर वन ऑफ द लीडर इन प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। अगर हम लोग आउटलुक की बात करें, ये हमने कुछ बात की किस तरह से जियो, रिटेल और ऑयल एंड गैस और उन सब ने परफॉर्म किया है ओवर द इयर्स, सॉरी इन लास्ट क्वार्टर, इन लास्ट ईयर। अभी हम लोग आउटलुक की बात करें, तो आउटलुक की बात करें तो केजी D6 फील्ड में उनको एक अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट से, और वो लोग एडिशनल 4 to 5 SCMD वो वॉल्यूम ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। तो एक काफी बड़ा वॉल्यूम ऐड होने वाला, तो वहां से रेवेन्यू आएगी। अगेन जो हम लोग डेट की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1163 बिलियन जो उनका डेट है ओवरऑल, वो कम होके 1163 बिलियन वो आ गया है फ्रॉम 1194। तो उनका थोड़ा नेट डेट कम हुआ है। कैपेक्स में उनका 232 बिलियन है कंपेयर टू 8301 बिलियन लास्ट क्वार्टर। सो थोड़ा डेट में कम हुआ है, लेकिन अभी भी डेट ज्यादा है। लेकिन उनका प्रॉफिट भी काफी ज्यादा है, तो सर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब रिलायंस जियो वो लोग लाए थे तब उन्होंने काफी डेट लिया था। अगेन जियो आउटलुक रिमेन्स इंटैक्ट। अगर आप देखो तो उनका वोडाफोन आइडिया से शेयर ले रहे, टेरिफ हाइक्स, न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाइक जियो फाइबर, एयर फाइबर, जियो बर्क। तो उन सब के वजह से क्या हो रहा है कि जियो का काफी नेटवर्क स्ट्रांग है और उनको काफी बढ़त मिल रही है वोडाफोन आइडिया और वहां से उनके कस्टमर लेने के। लेकिन आपको पता है अभी जस्ट वोडाफोन आइडिया का FPO खत्म हुआ, जो काफी अच्छी तरह से सब्सक्राइब हुआ था। ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के सामने 1.1 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन है, जो काफी बड़ा सब्सक्रिप्शन है। बट यस, जियो का ने काफी, अगर आप बात करें तो वोडाफोन से शेयर लिया है अभी तक। अगेन हम लोग रिलायंस रिटेल की बात करें तो उनके भी काफी 2 साल में स्टोर एडिशन होने वाला है, स्टोर प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने वाले हैं, और डिजिटल और न्यू ई कॉमर्स में भी उनका काफी काफी फोकस रहने वाला है। अगेन ऑयल डिमांड जो बात कर रहे थे, ऑयल डिमांड भी काफी हद तक ऊपर रहने वाली है, और प्राइस भी एक्चुअली ऊपर रहेगा। द रीजन इज आपको ये इजराइल और ईरान का अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले इजराइल हमास का, रशिया यूक्रेन का तो चल ही रहा है। तो ऑयल प्राइस अगर हाई रहती है तो ऑफकोर्स रिलायंस को फायदा रहेगा। सो अगेन गैस ऑयल के एंट्री से तो वो गैस ऑयल की भी काफी डिमांड रहेगी, इवन जेट फ्यूल की डिमांड भी काफी रहती है, क्योंकि आप देख सकते हो टूरिज्म में काफी बढ़ोतरी रही है, तो वहां से जेट फ्यूल का भी उनका काफी हद तक वो लोग ही सप्लाई करे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज ईबिटा। जो मेरी बात की कि हम लोग को ईबिटा पे फोकस करना है बजाय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि उनका एक इंफ्लुएंस कंपोनेंट बड़ी बात है। तो हर एक बिजनेस हर एक सेगमेंट कितना बिजनेस ला रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, अभी ये हमने कोटक सिक्योरिटीज के सोर्स से लिया है, लेकिन अगर आप देखो कि साल में साल अगर आप देखो, पेट्रोकेमिकल 2018 में 243, ओके, वो उतना वो कंट्रीब्यूट करे थे इबिटा पे। ओके, हाउएवर वो बढ़ के अभी आया है 253, विच इज, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा है। एंड ऐसा लग रहा है 2020 वो 306 है, तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट के आसपास आएंगे। अगर हम लोग रिफाइनरी मार्केटिंग की बात तो वो 341, ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑलमोस्ट 136 आएंगे। तो अगर हम लोग 24 की बात करें तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग ये ऐड कर ले, सो 500 700 ऑलमोस्ट 800 के आसपास इबिटा यहाँ से आता है, पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल टू गैस से। लेकिन अगर हम लोग रिटेल की बात करें वो अभी 231 है। ओके, और डिजिटल सर्विस की बात करें तो वो 567 है। जो मैंने बोला डिजिटल सर्विसेज का काफी हद तक उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है इबिटा लेवल पे। सो ओवरऑल 1622 में से ओवरऑल अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट अभी अगर आप बात करें तो 800 जितना ऑयल टू गैस से आ रहा है, 231 रिटेल से आ रहा है, डिजिटल सर्विस 567 आ रहा है। लेकिन अब जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 3 साल में क्या होने वाला है, यहाँ हमें देखना है। वहां जाके अगर आप देखोगे तो ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट अराउंड 850 के ऑर्ड से उतना ही रहेगा या उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, आप देख रहे हो। लेकिन ऑर्गेनाइज रिटेल 231 से डायरेक्ट 417, तो ऑलमोस्ट 80-90% जंप होगा। इवन अगर आप डिजिटल सर्विस की बात करें तो 567 से ऑलमोस्ट 1099, यहाँ भी डबल का जंप होगा। कहने का मतलब क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री अब ओल्ड इकोनॉमी से न्यू इकोनॉमी में जा रही है। न्यू इकोनॉमी यानी क्या होता है कि ये डिजिटल सर्विस, रिटेल, वहां उनका फोकस ज्यादा है,
और ऑयल टू गैस, और क्योंकि यही दो सेगमेंट है जो आगे ग्रो करेंगे और 2-3 साल में ये डबल भी हो सकते हैं। सो ओवरऑल 1622 का जो EBITDA है वो जाके 2325 होगा, लेकिन उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन डिजिटल सर्विस और रिटेल का होगा। अब हम लोग वैल्यूएशन की अगर बात करें तो वैल्यूएशन में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझना कि भाई एज अ कंपनी इनका वैल्यूएशन कहाँ जाके रुक रहा है। तो अगर हम लोग वैल्यूएशन अगर देखे भी सही तो एनर्जी जो ऑयल टू ये गैस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ऑयल टू केमिकल की, वो अराउंड बिलियंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 23,591 बिलियन, फेयर वैल्यू 21,648 बिलियन है। उसमें से 6,884 बिलियन वो सिर्फ आपका एनर्जी से आ रहा है। इवन अगर हम लोग रिलायंस जियोसी की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, सॉरी, एनर्जी का 6,267 आ रहा है, रिलायंस जियो का 6,884 आ रहा है। अगर एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो जो रिलायंस जियो का वैल्यूएशन ऑयल टू केमिकल के ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां प्रोस्पेक्ट ज्यादा है। ओके, तो इवन हम लोग रिटेल की बात करें तो वो 10,000 है, 10,000 बिलियन। तो जो हाईएस्ट वैल्यूएशन है वो रिटेल, रिलायंस रिटेल का 10,000 बिलियन। सो टोटल वैल्यू इज ऑलमोस्ट 23,590, उसमें से मैक्सिमम रिटेल का है। अगर आप लोग जब भी आप वैल्यूएशन करते हो रिलायंस का, हमें समझना है कि वो एसओटीपी मेथड से करना पड़ता है, सम ऑफ पार्ट्स मेथड से करना पड़ता है, क्योंकि हर एक सेगमेंट का वैल्यूएशन अलग है। जैसे एनर्जी में हम लोग को ईवी बाय इबिटा टाइम्स यूज करना पड़ता है। ईवी बाय इबिटा जैसे यहाँ 7 टाइम्स 5 टाइम्स लिया है। जियो में हम लोग डीसीएफ यूज करते हैं, और रिटेल में आप डायरेक्टली ईवी बाय इबिटा भी यूज कर सकते हो। तो ईवी बाय इबिटा देखिए तो अगर पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग का देखें तो उनका 7 और 5 है, लेकिन अगर ईवी बाय इबिटा आप रिटेल का 32 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज द प्रोस्पेक्ट्स आर मच मोर बिगर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज दैट अगर आप ये पूरा मेथडोलॉजी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ बिजनेस जा रहा है और कहाँ बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है। और हमें ये चीज देखना है जब हम लोग कभी भी किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। सो ये था ओवरऑल द प्रोस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग। अगर हम इस कंपनी की बात करें और ओवरऑल अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड अगर सेल्स ग्रोथ जो पिछले इस साल का 3%, लेकिन 3 साल में 25% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 16% है, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर एक साल में 35% से बढ़ गया है। 3 साल में 19% सीएजीआर रिटर्न है, 10 साल का 21% सीएजीआर रिटर्न। अब ये जो रिटर्न है ये काफी अच्छा रिटर्न है। सीएजीआर रिटर्न इतना होना it's not a easy thing to do. So what it shows that Reliance has performed over the time, and यहाँ से भी अभी क्या करना है, that is the main question everyone is asking. So as a investor, if you see here, things are in a good shape for Reliance. हाँ, हालांकि आगे जाके जब डीमर्जर होगा रिलायंस जियो रिलायंस रिटेल का अलग से होगा, पेट्रोकेमिकल अलग से होगा, तो पेट्रोकेमिकल को कम वैल्यूएशन मिलेगा। जिस तरह से मैंने दिखाया आपको वो सब एजम्पशन है गाइस, ऐसा नहीं है, ये एक वर्किंग होती है। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का काफी अच्छा वैल्यूएशन होगा। तो डीमर्जर तो पता नहीं 1-2 साल में होगा, लेकिन तब तक एक ये बड़ा हाथी है वो जो धीरे धीरे चल रहा है, बट ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स आर गुड। ओके, तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप रुके हो, सालों से हो, तो आई थिंक आपको रुकना चाहिए। और यहाँ से भी नो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि रातों रात ये कुछ मल्टी बैगर स्टॉक आपको दे देगा, बट इट इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर ओवर द टाइम। So hope this is what I wanted to tell you for the Reliance industry, and I've given my opinion. So hope you like this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो do like share this video to everyone. मैंने हर एक सेगमेंट को अलग से समझाने की ट्राई की, फंडामेंटली आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको लगा है कि हम अच्छी तरह से वैल्यूएशन कर रहे हैं और हम अच्छी तरह से स्टॉक को सजेशन दे रहे हैं, तो आप हमारी सर्विस देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो लिंक आप देख के आप देख सकते हो हमारी रिकमेंडेशन से। एज आई टोल्ड यू, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप जाके देखिए हजारों मेंबर्स हमारे वो सर्विस यूज कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय।